बताओ स्वाति, आप बेटा मुझे बताइए कि फाइनेंस मतलब क्या होता है। स्वाति, टेल मी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फाइनेंस। जो भी पता होगा बेटा आप वो सिर्फ बताइए, शेयर कीजिए, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फाइनेंस। सर हमें कोई बिजनेस स्टार्ट करना हो या तो उसमें जो हाँ, उसमें जो, ठीक है। जयश्री, जयश्री बेटा, क्या होता है आपके मुताबिक फाइनेंस मतलब क्या होता होगा। जयश्री। पब्लिक मनी, पब्लिक मनी। ओके, वेरी गुड। और प्रेरिका, आप बताइए बेटा फाइनेंस मतलब क्या होता होगा। प्रेरिका, यस सर। क्या होता होगा फाइनेंस मतलब। सब भूल गए हो आप। चलो मैं बताता हूँ बेटा, ध्यान से सुनना। ओके, सब लोग सुन रहे हैं ना। देखो, यस। हाँ, फाइनेंस मतलब होता है बेटा, फाइनेंस मनी इन्वेस्टमेंट which is done by the company to earn a profit. मनी इन्वेस्टमेंट विच इज डन बाय द कंपनी टू अर्न अ प्रॉफिट। जैसे कि मैंने आपको बहुत मतलब पहले से बता के आ रहा हूँ कि हमें फाइनेंस लाइफ ब्लड बोला जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि अगर प्रमोशन स्टार्ट होने से सबसे पहले, वॉल्यूम आवाज नहीं आ रहा क्या। वॉल्यूम कम आ रहा। कम आ रहा है, एक मिनट। अभी हेलो, हाँ सर। अभी आ रहा है आवाज। हमारा ठीक है। होके आ रहा। आवाज नहीं आ रहा है क्या ठीक से। अभी ठीक है, हमारा से आ रहा है। ठीक है, सुनो बेटा, देखो कोई भी कंपनी कभी भी या फिर कोई भी ऑनर कंपनी के बारे में अगर सोचता है कि उनको कंपनी स्टार्ट करनी है, तो सबसे पहले ही सवाल हमारे दिमाग में आता है कि व्हाट इज अबाउट फाइनेंस, व्हाट इज अबाउट मनी, व्हाट इज अबाउट इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले हमारे दिमाग में यही चीजें चलती है कि हम पैसा कहाँ से लाएंगे, राइट। इसीलिए फाइनेंस को लाइफ ब्लड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है। जिस तरीके से हमारे मतलब हमारा ब्लड होता है, उसी तरीके से कोई भी कंपनी के लिए पैसा मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। उनको पैसों के सिवा वो सोच ही नहीं सकते, क्योंकि कोई भी एंटरप्रेन्योर कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले जो पहली प्रोसेस होती है प्रमोशन, प्रोमोटर जो होता है, एंटरप्रेन्योर जो होता है, वो कंपनी स्टार्ट करता है। अगर उनको कोई भी काम करना है स्टार्टिंग में, अगर गवर्नमेंट के पास उसको परमिशन लेने के लिए भी जाना है, तो उसको पैसा चाहिए होता है। इसलिए फाइनेंस को लाइफ ब्लड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। देखो, इसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमें कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पढ़नी है और कुछ न्यूमेरिकल्स पढ़ने हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल्स भी बहुत इजी है, कोई टफ नहीं होता है, और थ्योरेटिकल भी कोई टफ नहीं होता है। ठीक है, अगर आप न्यूमेरिकल्स पढ़ाते समय अगर ध्यान दोगे तो ही समझेगा, अदरवाइज नहीं समझेगा, क्योंकि कैपिटल बजटिंग में जो कंसेप्ट है पेबैक पीरियड, वो सब चीजों के लिए आपका समझना जरूरी होता है। ओके, तो इस पे हमें 4 अलग अलग यूनिट पढ़ने हैं। उसमें सबसे पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, क्लासिफिकेशन एंड फाइनेंशियल गोल क्या होते हैं। क्या बोला मैंने, पहले यूनिट में हमें पढ़ना है मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, क्लासिफिकेशन और फाइनेंशियल गोल। वो 50% हो गया। उसके बाद हमें पढ़ना है इक्विटी शेयर,
प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर एंड रिटर्न अर्निंग्स, ये क्या क्या होती है, ये कॉन्सेप्ट क्या होती है। उसके बाद है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, देन आफ्टर कैपिटल बजटिंग, देन वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। ये 4 अलग अलग पार्ट है बेटा जो हमें पढ़ने हैं। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्लासिफिकेशन मीनिंग, देन सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, उसमें हमें इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स, रिटेन अर्निंग्स, ये हो गया हमारा पहला चैप्टर। देन आफ्टर है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है, वो सेकंड चैप्टर है। देन थर्ड कैपिटल बजटिंग, सब ध्यान में रखो। और लास्ट का है फोर्थ चैप्टर है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं। मैं आपको आज जो है पूरा का पूरा सिलेबस का मैं आपको एक समरी बताऊंगा, पूरा एक सार बताने वाला हूँ कि हमें आगे क्या क्या पढ़ना है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट मतलब जैसे कि मैंने आपको बोला है कि लाइफ ब्लड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एनी एंटरप्रेन्योर व्हिच हु वांट टू स्टार्ट एनी बिजनेस, he want money, he want investment, without investment or without money he can't think about to start a company। कोई भी कंपनी स्टार्ट करने के लिए उसको पैसे की जरूरत होती है, तो फाइनेंस लाइफ ब्लड कहा जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। देन फिर अगर हमें पैसा चाहिए, प्रोमोटर के पास पैसे होते हैं, और कुछ पैसे प्रमोटर, प्रमोटर मतलब एंटरप्रेन्योर है, जो भी स्टार्ट करता है बिजनेस, वो हो गया प्रमोटर। उसके पास खुद के कुछ पैसे होते हैं और वो शेयर मार्केट में जाके या फिर आईपीओ आईपीओ बना के शेयर मार्केट से पैसे उठाता है, मतलब बाय पब्लिक से भी वो पैसे लेता है। उसपे कौन से टाइप है वो हमें पढ़ने हैं फर्स्ट चैप्टर में। तो मीनिंग, फाइनेंस का मीनिंग समझा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मीनिंग समझा क्या? नहीं सर। हमें अगर पैसे कलेक्ट करने हैं, देखो कंपनी स्टार्ट करने के लिए हमें फाइनेंस की जरूरत होती है। फाइनेंस कलेक्ट करने के लिए एंटरप्रेन्योर जो वे अपनाता है और वो फाइनेंस को मैनेज करता है, उसे कहते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंस को मैनेज करना इन द सेंस कि पैसे कहाँ से लाना है, उसका यूटिलाइज कहाँ से करना है, कैसे करना है, उसका यूटिलाइज करके किस तरीके से उसको उससे आउटपुट लेना है, रिजल्ट गेन करना है, ये सारी चीजें होगी फाइनेंशियल मैनेजमेंट। समझा? यस सर। फाइनेंस मतलब क्या होता है? फाइनेंस मतलब क्या होता है? कंपनी के लिए पैसे लाना, कंपनी के लिए पैसे जमा करना, और वो पैसे जमा करने उससे आउटपुट लेना। क्योंकि अगर हम सर्विस सेक्टर भी है या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी है, तो भी हमें प्रोडक्ट बनाने के लिए भी खर्चा आता है, मतलब फाइनेंस आया। सर्विस सेक्टर में हमें अगर कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करनी है, एक मिनट बेटा।
हेलो, यस हाँ, तो हमें क्या चार चीजें इस सब्जेक्ट में हमें कौन से कंटेंट पढ़ने हैं। सबसे पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट दे, और उसके साथ ही सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। सेकंड चैप्टर है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, थर्ड चैप्टर है कैपिटल बजटिंग, फोर्थ चैप्टर है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। उसमें से मैंने आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट के डेफिनेशन बताया हूँ कि कोई भी कंपनी या फिर एंटरप्रेन्योर को नेसेसरी होता है पैसा, वो पैसा जमा करने के लिए वो क्या क्या चीजें करते हैं, उसे कहते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और उस फाइनेंस को वो कंपनी में लाने के बाद उसका किस किस तरीके से उसको यूटिलाइज करते हैं, वो हो गया फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मतलब पैसे जमा करना लोगों से, खुद के, और वो पैसों को अच्छे जगह पे इन्वेस्ट करके उससे आउटपुट लेना, मतलब होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। समझा? समझा क्या? फाइनेंस बेटा सिर्फ एक ध्यान में रखो, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि कोई भी कंपनी के अंदर 4 डिपार्टमेंट होते हैं। अभी तो बहुत सारे होते हैं, बट मेन 4 डिपार्टमेंट के सिवा कंपनी चल ही नहीं सकती। एम्प्लॉय को समझने के लिए होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, राइट। कंपनी का प्रोडक्ट बेचने के लिए होता है मार्केटिंग मैनेजमेंट। इनपुट से आउटपुट ट्रांसफर करने के लिए होता है ऑपरेशन मैनेजमेंट। और इन तीनों चीजों को इन्वेस्ट करने के लिए और अपने पैसे को यूटिलाइज करने के लिए होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंस में हम ऐसा करते हैं कि कितना खर्चा कहाँ कहाँ पे करना है। जैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, कॉस्ट अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये 4 अलग अलग प्रकार है, ये 4 अलग अलग टाइप्स है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। मैंने क्या बोला पहले? फाइनेंशियल अकाउंटिंग पहला, दूसरा कॉस्ट अकाउंटिंग, तीसरा मैनेजमेंट अकाउंटिंग, और चौथा है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये 4 अलग अलग तरीके के क्या होते हैं? ये 4 अलग तरीके के फाइनेंस होते हैं। जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं? फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम जो डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करके जो जनरल एंट्रीज करते हैं और जनरल एंट्री के साथ हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, उसको कहते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या होता है? कॉस्ट अकाउंटिंग में एक प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें कितना खर्चा आता है उसको समझना, मतलब होता है कॉस्ट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है? कुछ मैनेजर अकाउंटिंग के कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जो मैनेजमेंट को हेल्प करते हैं कोई भी डिसीजन लेने के लिए, उसे कहते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब होता है अल्टीमेटली सोसाइटी को पे बैक करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी कंपनी पैसे कमा रही है तो अल्टीमेटली वो कंपनी सोसाइटी से पैसे कमाती है। कंज्यूमर को प्रोडक्ट बेचती है और पैसे कमाती है। कंज्यूमर कहाँ से आता है? कंज्यूमर सोसाइटी से आता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या सोचा था कि अगर कोई भी कंपनी इतना ज्यादा कमाती है तो उनका काम बनता है कि सोसाइटी को रिटर्न करना। तब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक रूल बना दिया है, जिस कंपनी ने सोसाइटी के लिए कुछ किया है अपने प्रॉफिट में से, सोसाइटी के लिए कुछ किया है प्रॉफिट में से, तो उसका भी एक स्टेटमेंट बना के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सबमिट करना है। क्या बोला बेटा मैंने? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब होता है कॉर्पोरेट मतलब एंटरप्रेन्योर्स की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सोसाइटी के वीकर सेक्शन को क्या करे? हेल्प करे। और वो किस किस तरीके से हेल्प करते हैं उसका एक स्टेटमेंट बना के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या करना होता है? सबमिट करना होता है एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। समझा? ये तो मैं यहाँ पे बढ़ू। दबी दबी आ रही है ना? आवाज नहीं आ रही है? सर दबी दबी आ रही है। दबी दबी मतलब कैसे? मैं तो हेडफोन लगा के हूँ। कट कट की आवाज आ रही नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से। किसकी वजह से? नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से। नेटवर्क तो फुल है, मेरा 4G चल रहा है। नहीं सर, कोई कई एरिया में नेटवर्क नहीं है ना, बारिश की वजह से आवाज क्लियर नहीं आ रही। बाकियों को आ रही है क्या? वाई टू का नहीं सर है। हमें क्लियर आ रही है। दीक्षा आपको आ रही है? हाँ सर क्लियर है। सर शिवांगी आपको? लेकिन आपकी आवाज सर आ रही है, बहुत कम आ रही है। कम आ रही है तो वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। सर बढ़ाया है हमने वॉल्यूम। अर्पिता आपको आ रही है? हाँ सर क्लियर आ रही है। ओके। जयश्री आपको? हाँ सर क्लियर आ रही है। प्रेरिका? यस सर आरती? आ रही आ रही है, सिर्फ स्वाति को नहीं आ रही है। सच में दबी दबी आ रही है।
हाँ बेटा, नेटवर्क मतलब आवाज आ रही है पर कट कट के आ रही है। नेटवर्क इश्यू होगा बेटा, यस सर। क्योंकि बाकी किसी किसी को क्लियर आ रही है, आपको नहीं आ रही, तो आपकी तरफ नेटवर्क इश्यू हो सकता है। तो बेटा मैंने जिस तरीके से आपको समझाया फाइनेंस मतलब क्या होता है, थोड़ा तो कॉन्सेप्ट आपके ध्यान में आया होगा। फाइनेंस मतलब क्या होता है? फाइनेंस मैनेज करने के लिए, इन्वेस्टमेंट को मैनेज करने के लिए, फाइनेंस को मैनेज करने के लिए कंपनी एक कंपनी के अंदर फाइनेंस को मैनेज करने के लिए एक डिपार्टमेंट होता है। जो डिपार्टमेंट पैसों से जुड़े हुए सारे डिसीजन लेता है, उसे कहते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। उसका काम होता है बेटा, फाइनेंशियल अकाउंटेंट का काम होता है कि वो डे टू डे होने वाले खर्चों के ऊपर ध्यान ध्यान रखे। कॉस्ट मैनेजमेंट का काम होता है बेटा कि कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए कितना खर्चा आता है, वो खर्चा कम कैसे हो सकता है, उस पर ध्यान रखे। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम होता है कि डे बाय डे कंपनी के मैनेजमेंट को गाइड करे कि उनको कहाँ खर्चा करना चाहिए, कहाँ खर्चा नहीं करना चाहिए। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी काम होता है बेटा कि आपने तो प्रॉफिट कमा लिया, बट आपको अभी सोसाइटी को वापस देना है, तो स्कॉलरशिप के प्रोग्राम बनाना, एनवायरमेंट अवेयरनेस के प्रोग्राम बनाना, या फिर वीकर सेक्शन को अडॉप्ट कर लेना, उनको अच्छी सुविधाएं देना, ये काम होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ये सारे चीजों के लिए खर्चा आता है। वो खर्चे को कंसेप्ट वाइज मैनेज करके, कम से कम खर्चा करके ज्यादा से ज्यादा आउटपुट लेने के लिए कंपनी के अंदर पैसों को मैनेज करने के लिए एक डिपार्टमेंट होता है, उसे कहते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब इससे तो इजी लैंग्वेज नहीं है मेरे पास, समझा क्या? हाँ पक्का ना? सर। ठीक है। अभी सोर्सेस ऑफ फाइनेंस, उसका 50% तो उसमें हमें वो पढ़ना है, और बाद में पढ़ना है हमें सोर्सेस ऑफ फाइनेंस। सोर्सेस ऑफ फाइनेंस मतलब कौन से तरीके हैं हमारे पास पैसों को कलेक्ट करने के लिए। ध्यान से सुनना बेटा मेरी बात। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस मतलब कौन से तरीके हैं कोई भी कंपनी के पास फाइनेंस को जमा करने के लिए। अभी पैसा तो हमें जमा करना है, तो कुछ ना कुछ तरीके तो होंगे। उसके पास पहला तरीका है इक्विटी शेयर, दूसरा तरीका है प्रेफरेंस शेयर, तीसरा तरीका है डिबेंचर्स, और चौथा तरीका है रिटेन्ड अर्निंग्स। ये चारों के मतलब अलग अलग होते हैं। अब मैं आपको इक्विटी शेयर मतलब क्या होता है। इक्विटी शेयर मतलब होता है कि हम पब्लिक से पैसा लेते हैं। हम अगर पब्लिक के पास जाके, जैसे हम आईपीओ लॉन्च करते हैं, आईपीओ लॉन्च कर इन द सेंस कि शेयर मार्केट में हम हमारे कंपनी के शेयर बेचने को निकालते हैं, तो कंपनी को क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा ना। कंपनी अगर शेयर बेचेंगी तो कंपनी को क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। और वो पैसा को बोलते हैं इक्विटी कैपिटल। क्या बोलते हैं? इक्विटी कैपिटल। और जो भी हमारे कंपनी में पैसों को इन्वेस्ट करता है, उसके बिहाफ पे हम उन्हें एक सर्टिफिकेट इश्यू करते हैं कि पर्टिकुलर ये बंदे के पास हमारे कंपनी के 10, 15, 20 ऐसे शेयर्स है। वो शेयर होल्डर कभी भी बेच सकता है। ओके। इक्विटी शेयर मतलब क्या होता है कि कंपनी पैसे जमा करने के लिए जब कभी भी लोगों के पास जाती है और शेयर मार्केट में आईपीओ इश्यू करती है और पैसे जमा करती है, तो उनको बोलते हैं शेयर कैपिटल। मतलब कैपिटल इनकम थ्रू इक्विटी शेयर्स, कैपिटल इनकम टू इक्विटी शेयर्स। अभी मुझे एक बात बताइए बेटा कि लोग तो हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। लोगों के पास अगर हम जा रहे हैं कि हमें पैसा चाहिए, तो लोग अगर आप सपोज फॉर एग्जांपल, अगर आपने भी कोई भी कंपनी में अगर कैपिटल इन्वेस्ट किया, तो किस लिए करोगे? ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा रिटर्न आए। अगर आप किसी कंपनी के 10 शेयर लेते हो 1000 रुपए में, तो आपको लगेगा ना अगले 1 साल में 1000 रुपए के शेयर 2000 के होने चाहिए। किसी को भी लगेगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, कोई भी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करते हैं। इससे दोनों को फायदा होता है। फायदा शेयर होल्डर को होता है क्योंकि उसको प्रॉफिट मिलता है, और फायदा कंपनी को होता है क्योंकि उसको कैपिटल मिलता है। ओके, इक्विटी शेयर समझा? यस हाँ। अभी प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर इज लाइक इक्विटी शेयर। दोनों में एक जैसा ही है, कुछ अलग नहीं है। बट प्रेफरेंस शेयर में एक ये डिफरेंस ऐसा है कि शेयर होल्डर के पास प्रेफरेंशियल राइट होता है डिविडेंड पाने का। ध्यान से सुनो, मैंने क्या बोला पहले, मैंने क्या बोला? इक्विटी शेयर में मैंने क्या बोला कि
इक्विटी शेयर कंपनी लोगों के पास जाके पैसा जमा करती है और जो शेयर को खरीदता है उसको इक्विटी शेयर होल्डर बोलता है, और कंपनी को जो पैसे मिलते हैं उसको इक्विटी शेयर कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, इतना समझा? इतना समझा हाँ, सर। आपको? हाँ। अभी इक्विटी शेयर कैपिटल में जब कभी डिविडेंड के लिए प्रेफरेंशियल राइट मिलेगा, मतलब प्रेफरेंशियल राइट मतलब क्या होता है? कंपनी को जो प्रेफरेंस शेयर जिस शेयर होल्डर के पास होते हैं, कंपनी को प्रेफरेंस दे के उनको डिविडेंड वापस करना पड़ता है। प्रेफरेंशियल राइट्स होता है उनका किसी भी डिविडेंड को पाने का। इक्विटी शेयर होल्डर के पास ऐसे नहीं होता है। फॉर एग्जांपल, अगर कभी भी कंपनी बंद होती है तो इक्विटी शेयर होल्डर से पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों को हमें पैसा देना ही होता है, क्योंकि उनके पास प्रेफरेंशियल राइट होता है पैसे पाने का। अगर हमारे पास कंपनी के पास पैसे नहीं भी होंगे फिर भी उनको अरेंज करके देने पड़ते पैसे। क्यों? क्योंकि वो कंपनी के प्रेफरेंस शेयर होल्डर है। ओके। और डिबेंचर मतलब क्या होता है बेटा? हमारी कंपनी रन हो रही है, कंपनी चालू है, बट कंपनी को नई इन्वेस्टमेंट करनी है, नई कंपनी खरीदनी है, तो अचानक हमारे पास पैसे नहीं रहता है, तब क्या होता है? कंपनी डिबेंचर देती है, एक सर्टिफिकेट देती है लोगों को और लोगों से पैसे जमा करती है। मैंने क्या बोला आपको? फाइनेंस मतलब होता है कि हमें पैसे जमा करना है। इक्विटी शेयर होल्डर के थ्रू हम पैसे जमा करते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर के थ्रू डिबेंचर मतलब जस्ट अ सर्टिफिकेट। पर्सन XYZ इन्वेस्टेड 1 लाख इन अवर कंपनी, उन्होंने 1 लाख रुपए, उसको भी प्रॉफिट देना पड़ता है, प्रॉफिट के सिवा कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करता है। और रिटेन अर्निंग क्या हो? 4 तरीके, इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, डिबेंचर, रिटेन अर्निंग। अब रिटेन अर्निंग क्या होता है? रिटेन अर्निंग होता है कि अगर लास्ट ईयर, ध्यान से सुनना, समझ में आ रहा है क्या यस सर। बेटा? बाकियों को? यस सर। अर्पिता? यस सर। आपको आ रहा है? देखो बेटा, प्रॉब्लम ऐसी है कि जब कभी भी आपको नहीं समझता है ना, तो आप अनम्यूट करके मुझे बता देते जाओ कि गौरव सर ये रिपीट करो, ठीक है? ओके सर। जब हाँ कभी भी सर। बीच में भी अगर आपने बोल दिया ना सर रुको, अपना नाम बताते जाओ, क्योंकि यहाँ पे आपका वीडियो दिखता नहीं है। अपना नाम बताते जाओ और बताते जाओ कि सर यहाँ पे प्रॉब्लम है या वहाँ पे प्रॉब्लम है। उससे क्या होगा बेटा, अगर आपको नहीं समझाए तो आप फट से पूछ लोगे। ये क्लासरूम तो नहीं है कि पता चल जाएगा हमें कि किसको क्या समझा है क्या नहीं समझा है। इसलिए आप मुझे बता देना कि गौरव सर ये फिर से रिपीट करो। तो रिटेन अर्निंग मतलब क्या होता है? देखो, लास्ट ईयर हमारी कंपनी काम कर रही है, मार्केट में काम कर रही है, 1 करोड़ का क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट है। हमारी कंपनी को क्या हुआ है? 1 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है? उसमें से लास्ट ईयर की बात है, उसमें से हमने 10 लाख रुपए बैंक में जमा करके रखे, ताकि अगर हमें कभी उसकी जरूरत पड़ती है तो हम उसका यूटिलाइज कर सके। पैसे हमने अलग निकाल के रख दिए हमारे कंपनी के फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए। तो अभी हमें उसकी जरूरत है तो हम क्या करेंगे? हम बैंक के पास जाएंगे, बैंक के पास जाने के बाद उनसे पैसे ले लेंगे हमारे वापस, जो हमने 10 लाख रुपए वहां पे दिए। उसको बोलते हैं रिटेन अर्निंग। देखो, 4 तरीकों से हमने पैसे जमा किया। इक्विटी शेयर होल्डर, लोगों के पास गए, पैसे जमा किया, लोगों को प्रॉफिट मिलेगा, हमें क्या मिलेगा? हमें कैपिटल मिलेगा। आफ्टर दैट प्रेफरेंस शेयर, हम भी लोगों के पास गए और पैसा हमने जमा किया, बट इक्विटी शेयर होल्डर को वालों के पास प्रेफरेंशियल राइट नहीं होता है प्रॉफिट पाने का, बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों के पास प्रॉफिट पाने का प्रेफरेंशियल राइट होता है, मतलब हक होता है उनका। कंपनी अगर बंद भी हो गई तो कंपनी को अपने प्रॉफिट बेच के भी, सॉरी, कंपनी को अपने असेट बेच के भी उनके प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर वालों को पैसे देने पड़ते हैं, ठीक है? अब तीसरा है डिबेंचर। डिबेंचर मतलब जस्ट सर्टिफिकेट कि हमें जरूरत पड़ी है, कंपनी को जरूरत पड़ी है, XYZ के पास गए, हमने XYZ से हमने पैसे ले लिए, पैसे लेने के बाद हम एक सर्टिफिकेट दे देंगे उसको कि XYZ ने 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया है हमारे कंपनी के अंदर, वो हो गया डिबेंचर। और रिटेन अर्निंग, लास्ट ईयर का प्रॉफिट हमने बैंक में संभाल के रखा, ताकि फ्यूचर में अगर हमें कभी जरूरत पड़ती है तो हम उसका क्या कर सकेंगे? यूटिलाइज कर सकेंगे। समझा? इजी है ना बेटा? यस सर। हाँ, तो ये हो गया पहला चैप्टर। सेकंड चैप्टर में हमें पढ़ना है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जो इन्वेस्टमेंट, ध्यान से सुनो, जो भी इन्वेस्टमेंट कंपनी की ओर से की जा रही है, उसका एक्चुअल वैल्यू कितना है, वो हो गया कॉस्ट ऑफ कैपिटल।
अगर हम किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगर हमारी कंपनी है किसी दूसरे कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ऑब्वियसली हम चाहेंगे ना कि हमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। तो उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या होती है ये पता करना होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। समझा? इन्वेस्टमेंट की एक्चुअल वैल्यू पता करना होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। हाँ। इसमें थर्ड है कैपिटल बजटिंग, तीसरा है कैपिटल बजटिंग। ध्यान से सुनो। सर हाँ बेटा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल फिर से बताना। Actual value of the investment it's called cost of capital. Actual value of investment is called as cost of capital. अगर हम कंपनी का कहीं और जगह पे इन्वेस्टमेंट कर दिए फर्दर एक्सपेंशन के लिए, अगर कंपनी इन्वेस्टमेंट करती है तो ऑब्वियसली कंपनी प्रॉफिट चाहेगी। सर आपका माइक। हेलो, आवाज आ रही है बेटा? यस सर। हाँ सर। हाँ, किसी ने तो भी लॉग आउट किया। अर्पिता भगत, प्रेरिका सूर्यवंशी, स्वाति जयश्री। कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब समझा क्या बेटा? एक्चुअल वैल्यू ऑफ आवर इन्वेस्टमेंट। अगर हमारी कंपनी कोई भी अगर कंपनी दूसरे कंपनी के अंदर या फिर फर्दर एक्सपेंशन में अगर इन्वेस्टमेंट करती है तो ऑब्वियसली हम प्रॉफिट चाहेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारी जो इन्वेस्टमेंट है उसकी एक्चुअल वैल्यू निकालेंगे, उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। शिवांगी समझा? शिवांगी समझा क्या? नहीं सर। कंपनी की ओर से जो कोई भी इन्वेस्टमेंट कंपनी करने वाली है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम उसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। क्या करेंगे? हम उसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। सर उसको वैल्यू बोलते हैं मतलब? वैल्यू। बेटा वैल्यू मतलब हमारी इन्वेस्टमेंट है, वैल्यू मतलब कंपनी के लिए अगर कंपनी इन्वेस्टमेंट का इन्वेस्ट कर रही है कहीं पे, हम क्या करेंगे, हमने कितने का इन्वेस्ट किया है, 1 करोड़ 2 करोड़। अगर हम किसी कंपनी के अंदर हमारे अगर लैंड देते हैं तो हम वो लैंड की वैल्यू करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें एक्सपेंशन करना है, एक्सपेंशन मतलब बेटा हमारी कंपनी को बढ़ाना है, एक और कंपनी अगर हमें बढ़ानी है, हमने कहीं पे लैंड एक्वायर करके रखे तो हम क्या करेंगे, वो लैंड की क्या कर सबसे पहले वैल्यू निकालेंगे, हमारे असेट की वैल्यू निकालेंगे, हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू निकालेंगे। वैल्यू मतलब पैसा, वर्थ रुपीज कितना है। समझा? अगर हम लैंड दे रहे, अगर हम हमारा खेत भी दे रहे किसी भी काम के लिए, कंपनी का कोई लैंड है बहुत बड़ा और वो हमें देना है किसी को, या फिर प्लांट है कहीं पे कंपनी का, हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम उस प्लांट की एक्चुअल वैल्यू निकालेंगे पैसों में, कि वो 1 करोड़ का है, 1.5 करोड़ का है, 2 करोड़ का है या कितने का है। समझा? हाँ सर। सर रिपीट कीजिए। अब कौन बोला? स्वाति। स्वाति। ठीक है बेटा, देखो आपकी XYZ नाम की कंपनी है, आपकी कंपनी है XYZ नाम की, और आपकी कंपनी के लैंड है कहीं पे, लैंड मतलब खेत है आपकी कंपनी का कहीं पे, तो फर्दर एक्सपेंशन के लिए आपको वो खेत की जरूरत है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आज की वैल्यू में ऑब्वियसली अगर आप उसने उसे 3 साल पहले लिया है, 3 साल पहले उसकी कीमत कुछ और थी, आज उस लैंड की कीमत कुछ और है, तो आप क्या करोगे, आप वो लैंड की वैल्यू निकालोगे आज कितनी है, ताकि आपको पता चल सके कि मुझे कितना इन्वेस्ट कर रहा हूं मैं,
मेरे लैंड की कितनी कीमत है, 1 करोड़ 1.5 करोड़, ताकि आपको पता चलेगा ना कि आपने 1 करोड़ की लैंड किसी कंपनी को दी है। समझा? दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मतलब आपके कैपिटल की वैल्यू, आपके लैंड की वैल्यू कितनी है उसको कैलकुलेट करके कंपनी को बताना मतलब होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। उसके लिए अकाउंटेंट होता है प्रॉपर, अकाउंटेंट स्टडी करता है, स्टडी करने के बाद वो बताता है कि आपके लैंड की कीमत, लैंड मतलब हम सिर्फ एक एग्जांपल ले रहे हैं, कंपनी का प्लांट भी हो सकता है, सर्विस इंडस्ट्री में कोई भी कंपनी की सर्विस भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी इन्वेस्टमेंट हो सकती है। इन्वेस्टमेंट की एक्चुअल वैल्यू पता करना मतलब होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इन्वेस्टमेंट मतलब लैंड, लैंड क्या है, हमारी इन्वेस्टमेंट है, हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट एक्चुअल वैल्यू पता करेंगे। ओके ओके सर। हाँ, अभी तो ये हो गए दो, तीसरा है कैपिटल बजटिंग। ध्यान से सुनना, विच लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इज बेनिफिशियल फॉर अ कंपनी इज कॉल्ड कैपिटल बजट। ध्यान से सुनो, एक और बार रिपीट करता, which long term investment is beneficial for company, it's called capital budget। तीसरे बार रिपीट करता हूं, which long term investment is beneficial for a company, it's called capital budget। क्या काम है ना बेटा, ऑब्वियसली सब लोग सुनो, आपकी कंपनी है, एक कंपनी की दो कंपनी होगी, दो कंपनी की तीन कंपनी होगी, आपको नई मशीनरी खरीदनी है अपनी कंपनी, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं हम। अगर हम एक कोई भी मशीनरी लेते हैं, ऐसा तो नहीं होगा ना बेटा कि हमने उसको आज खरीद लिया, 1 महीना चला लिया फिर बेच दिया, ऐसा होता है क्या, नहीं होता है। अगर हम कोई भी मशीनरी खरीदते हैं तो हम चाहते हैं कि वो 4-5 साल तक हमारे पास चले। तो कोई भी मशीनरी में अगर हम पैसा दे रहे हैं तो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो कैपिटल बजटिंग ऑलरेडी आपको बता देती है कैपिटल बजटिंग आपको एक्चुअल पहले ही बता देती है कि कंपनी की ओर से कौन सी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। समझा? एक बार और रिपीट करता हूं, कैपिटल बजटिंग मतलब होता है कि कंपनी की ओर से जो इन्वेस्टमेंट कंपनी कर रही है वो इन्वेस्टमेंट कंपनी ने करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये कंपनी को बताना मतलब होता है कैपिटल बजटिंग। समझा? हाँ सर। फिर से, किसको नहीं समझ, फिर से ये हमें न्यूमेरिकल्स भी कैलकुलेट करना होता है इसका, तब भी आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है, जब हम इसके न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। सपोज हमारी कंपनी ने 1 लाख की मशीनरी खरीदी की है। ध्यान से सुनना, एग्जाम्पल के थ्रू आपको जल्दी समझ जाए। आपको हमारी कंपनी ने 1 लाख की कोई मशीन खरीदी है, सबसे पहले हम क्या सोचेंगे, देखो फिर से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। 1 लाख की नई मशीन आई है मार्केट में, वो हमें चाहिए, हमने वो मशीन लाके खरीद ली, तो हम क्या सोचेंगे सबसे पहले, बताइए, आंसर दीजिए, क्या सोचेंगे हम सबसे पहले। हमने 1 लाख की मशीनरी खरीद ली है, उसके बाद सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आएगा, या फिर हमारा क्या थॉट चलेगा हमारे दिमाग में, ये मशीन 4 से 5 साल चलनी चाहिए। वेरी गुड, और बेटा, और क्या, मतलब 1 लाख हमारे पास ऐसे तो नहीं थे कि हमने किसी को दे दिए, राइट ना, बताइए क्या, मतलब क्या थॉट होगा किसी भी कंपनी का, किसी भी ऑनर का। उस मशीन का मतलब जो उससे हम प्रोडक्ट बना सकते हैं, हाँ, उससे कुछ प्रॉफिट मिले। वेरी गुड, और क्या होगा, प्रॉफिट मिले। शुभांगी, सॉरी स्वाति, जो आपने कहा है प्रॉफिट कमाने का, उसमें उसके बारे में बता रहा हूं मैं। देखो कंपनी ने 1 लाख की इन्वेस्टमेंट कर दी है, ठीक है, कंपनी मार्केट में गई, मार्केट में जाके नई मशीनरी ले ली, इन्वेस्ट हो गए, पैसा हमारे पास खर्चा हो गया, पैसा हमारे पास से चला गया। अब क्या, अब हम ये कैलकुलेट करेंगे इस मशीन के थ्रू हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो प्रोडक्ट बेचने के बाद हमें हमारा 1 लाख रुपए कब वापस मिलेगा, इसको न्यूमेरिकली कैलकुलेट करके कंपनी को बताना मतलब होता है कैपिटल बजटिंग।
फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, कंपनी ने मार्केट में जाके 1 लाख की मशीनरी खरीद ली है, खर्चा हो गया है, हमारे पास से पैसे चले गए। अब हम ये सोच रहे हैं कि जो 1 लाख रुपए हमने इन्वेस्ट किया है तो वो हमें वापस मिलना चाहिए, वापस तो मिलना चाहिए ना। तो हाँ। तो कैपिटल बजटिंग की कॉन्सेप्ट क्या करती है? कैपिटल बजटिंग की कॉन्सेप्ट ये करती है कि कंपनी को न्यूमेरिकली प्रैक्टिकली कैलकुलेट करके बताती है कि 2 साल में या 1 साल में या 1.5 साल में आपकी कंपनी 1 लाख रुपए का प्रॉफिट आपको वापस कब देंगी। अगर हम सोचते हैं कि 1 महीने में हमने मशीन ला ली है, काम शुरू हो गया, हमें प्रोडक्ट बन रहे, 1 साल में 1 लाख रुपए का प्रॉफिट वो मशीन हमें दे रही है, ठीक है। तो पहले साल में हमें पता चल जाएगा ना कि अगले 10 सालों में हमारे 1 लाख रुपए वापस मिलेंगे, क्योंकि पहले साल 10,000 मिले। क्या बोला मैंने? आपकी मशीनरी ने, आपने जो मशीन खरीदी है उससे आपको प्रॉफिट होना शुरू हो गया है। 1 साल में आपको 10,000 रुपए प्रॉफिट हो रहा है, तो आपको पता चल गया ना अगले 10 सालों में 1 लाख रुपए मुझे वापस मिल जाएंगे। पता चल जाएगा ना आपको, 1 साल में अगर 1 मिल रहे हैं तो 10 साल में 10 मिल जाएंगे। वह मशीनरी की वैल्यू 10 साल है, आपको पता चल गया कि 10 सालों में आपके पैसे आपको वापस मिल जाएंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को न्यूमेरिकली कैलकुलेट करके कैपिटल बजटिंग आपको बताता है कि 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में आपके इन्वेस्ट किए हुए पैसे आपको वापस मिलने वाले हैं, उसको कहते हैं कैपिटल बजटिंग। इसके टाइप से एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, पेबैक पीरियड, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड, ये पढ़ना है हमें, ये न्यूमेरिकली हमें पढ़ना है। वो आपको जब हम पढ़ाई करेंगे ना, जब हम न्यूमेरिकली सॉल्व करेंगे ना बेटा, तब आपके ध्यान में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है हाँ सर। बेटा। मैं बड़बड़ कर रहा हूँ, बड़बड़ कर रहा हूँ, बड़बड़ कर रहा हूँ, आपको ध्यान में आ रहा है क्या? हाँ सर। हाँ मत बोलो। ठीक है बेटा, जब जब हम डिटेल में पढ़ेंगे ना तो और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगी। ठीक है, जितना ज्यादा हम डिटेल में पढ़ेंगे उतने ज्यादा डिटेल्स आपको क्लियर हो जाएंगे। अभी लास्ट वाला चैप्टर है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। क्या है? वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। हाँ, इसका फॉर्मूला है करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। क्या फॉर्मूला है इसका? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। करंट एसेट क्या होता है? कैश, विच इज इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश, इट्स कॉल्ड करंट एसेट। तो देखो, डे टू डे ऑपरेशन के लिए कंपनी के पास पैसा, फॉर एग्जांपल अगर किसी के घर में दुकान है तो वो 500,000 रुपए अपने गले में रखता ही है, ताकि उसको पता है कि रोज का खर्चा आता है। उसी तरीके से कंपनी क्या करती है, डे टू डे खर्चे को मैनेज करने के लिए कंपनी के अंदर कुछ लिक्विड कैश रखती है। क्या करती है? कुछ लिक्विड कैश रखती है, ताकि डेली के एक्सपेंसेस वो दे सके। अगर कोई ट्रांसपोर्टेशन का आता है उसको पे करना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है उसको पे करना है, मशीनरी में अगर कुछ अर्जेंटली नीड होगा उसको पे करना पड़ता है, पेंट होगा, ऑयल होगा, ये सारे खर्चे हमें डे टू डे लाइफ में करने पड़ते हैं, राइट। डे टू डे लाइफ में करने पड़े तो हमें वो खर्चे को मैनेज करना पड़ेगा। तो वो खर्चे को मैनेज करने के लिए कंपनी अपने पास कुछ लिक्विड कैश रखती है, मतलब कुछ पैसे संभाल के रखती है, ताकि वो डे टू डे एक्सपेंसेस को क्या कर सके, मैनेज कर सके। उसे कहते हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। इसको भी हमें न्यूमेरिकली कैलकुलेट करना है। समझा? समझा क्या? अरे बोलिए। हाँ सर। अर्पिता, हाँ सर। प्रेरिका, प्रेरिका, यस सर। वही समझा सर जी, एक बार फिर से बताइए। वही उसमें बताने ट्राई कर रही थी।
स्वाति लेक्चर खत्म हो गया क्या? सर अभी अभी बैक हुए, पता नहीं नेटवर्क इश्यू है क्या तो। हेलो। हाँ सर। हाँ सॉरी 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 बेटा, वो थोड़ा सा ये हो गया था। हेलो। तो बेटा आवाज आ रही है मेरी सबको? हाँ सर। तो बेटा यस अभी सर। हमने जितने 4 चीजें पढ़ी फाइनेंशियल मैनेजमेंट को लेके, वो सारी चीजें आपको समझी कि हमें क्या क्या पढ़ना है फाइनेंस में आगे जाके? समझा आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट मतलब क्या होता है? कंपनी के अंदर का फाइनेंस को मैनेज करना, कहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करने हैं, उसको किस तरीके से यूटिलाइज करना है, यूटिलाइज करने के बाद किस तरीके से प्रॉफिट कमाना है, इसको फाइनेंशियल मैनेजमेंट। कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब होता है कि जो इन्वेस्टमेंट कंपनी की ओर से की जा रही है उसकी वर्थ कितनी है, उसकी वैल्यू कितनी है, उसके मॉनिटरी पैसों में उसकी वैल्यू कितनी है वो पता करना। कैपिटल बजटिंग मतलब होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो कंपनी कर रही है उसका कंपनी को रिफंड कितनी देर में होने वाला है, कितने समय में होने वाला है, उसको स्टडी करना। और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट मतलब होता है जो लिक्विड कैश होती है डे टू डे एक्सपेंसेस को मैनेज करने के लिए, डे टू डे खर्चे को मैनेज करने के लिए कुछ लिक्विड कैश कंपनी अपने पास सस्टेन करके रखती है, कंपनी अपने पास रिटेन करके रखती है, उसको कहते हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। तो इसमें ये 4 कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको समझाई है, जो 4 डेफिनेशन जो मैंने आपको बताई है, उसमें आपको कहीं पे प्रॉब्लम है तो पूछो, और कल से हम शुरू कर देंगे पढ़ाना। थियरी खत्म हो गई क्या? क्या स्वाति क्या बोल रही हो? न्यूमेरिकल स्टार्ट होने वाले हैं क्या अभी? हेलो स्वाति। सर अभी न्यूमेरिकल स्टार्ट होने वाले हैं क्या? अरे बेटा नहीं रे बेटा, पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं। अभी कुछ नहीं होगा, सिर्फ मैंने आपको इतना ही समझाया है कि हमें क्या क्या पढ़ना है। कल से हम एक एक चैप्टर को डिटेल में पढ़ेंगे। मैंने आज आपको दोनों सब्जेक्ट का बस बताया है कि हमें क्या क्या पढ़ना है। स्ट्रैटेजी में भी मैंने बताया आपको क्या क्या पढ़ना है, फाइनेंस में भी मैंने आपको बताया कि हमें आगे क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, अभी हर एक चैप्टर को हम डिटेल वाइज स्टडी करेंगे ना, और जहां जहां पे न्यूमेरिकल्स होते हैं तो फिर आपका माइक ऑफ हो गया सर। बेटा हेलो, हाँ सर। समझ गया ना? देखो अभी मैंने सिर्फ आपको इतना ही बताया है, इतना ही समझा कि हमें क्या क्या पढ़ना है। हम डिटेल में उसको पढ़ेंगे
और जब हमें न्यूमेरिकल्स पढ़ने तब हम न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन नहीं, अभी तो डिस्क्रिप्टिव होता नहीं है, आपको एमसीक्यू आने वाले हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। डिस्क्रिप्टिव में अगर होता तो मैं आपको क्वेश्चन पेपर भी समझा के देता, बट क्वेश्चन पेपर तो है नहीं, एमसीक्यू आने वाले हैं, तो उसमें भी आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं है। राइट? राइट सर। हाँ, तो अभी जो मैंने आपको जो जो पढ़ाया या फिर मैंने जो जो आपको बताया बेटा, तो आपको किसी भी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है? किसी भी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है? कुछ ना कुछ तो आपके दिमाग में आया होगा ना, कुछ ना कुछ तो आपको समझ रहा होगा ना कि क्या है करके, क्या पढ़ना है हमको, इतना तो आपको समझा होगा ना। हाँ सर। फाइनेंस में क्या पढ़ना है, स्ट्रेटेजी में क्या पढ़ना है। फाइनेंस में हमें पढ़ना है कि कंपनी को पैसे कहाँ कहाँ से आते हैं और वो पैसों की कंपनी कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करती है, इसको पढ़ना है। ठीक है, कंपनी को पैसे कहाँ से मिलते हैं और पैसे मिलने के बाद कंपनी उसको कहाँ से इन्वेस्ट करती है, कहाँ इन्वेस्ट करती है, कहाँ यूटिलाइज करती है, यूटिलाइज करने के बाद कहाँ से वो प्रॉफिट कमाती है, उससे क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ओके। ओके सर। हाँ, अभी बेटा जितने भी आप लोग हो, जयश्री, आरती, अर्पिता, शुभांगी, प्रेरिका, स्वाति, आप सब मुझे बताओ, आप जो 6-7 लोग हो वो मुझे बताओ कि आपको समझ गया होगा ना कि हमें आगे क्या क्या पढ़ना है। हाँ सर। समझा क्या हमें क्या क्या पढ़ना है? यस सर। हो गया तो फिर। और हाँ, कल से सबको बता दो जो जो नहीं है, कौन नहीं है? मीनाक्षी, मीनाक्षी और निशा, आरती, निशा, इन सबको बता दो कल से क्लास ज्वाइन करनी है करके टाइम पे। सर मीनाक्षी कभी नहीं करती है। क्लास ज्वाइन करती? ठीक है बेटा, जिसमें अगर प्रॉब्लम ही है तो फिर हम कुछ कर नहीं सकते। सर। हेलो राइट? सर। हाँ बेटा। यस सर। सर सर एवरीडे 3 क्लास ही होंगी ना? सॉरी? सर एवरीडे 3 क्लास ही होंगी ना? हाँ, आपको जो टाइम टेबल मिला है उसके हिसाब से ही होगा। आपको जो कॉलेज की तरफ से टाइम टेबल सेंड किया गया है वही होगा। ठीक है। ओके सर। और बेटा कल से आप वो पेन और 2 किताब, बुक और पेन लेके आना। ओके सर। लेके आना मतलब लेके रहना। और पेन 2 तरीके के, एक ब्लू और एक रेड। ब्लैक, रेड। चलेंगे, कोई भी 2 अलग अलग कलर के लाना। ओके सर। ओके। प्रेरिका, यस सर। हाँ कल से लॉगिन करना है वक्त पे, सुबह नहीं थे आप। शुभांगी, आपको भी कल से सर लॉगिन करना है। जी, हाँ क्या? सर। बस कल नहीं कर पाऊंगी, परसों से कंटिन्यू रहेगा। पक्का? पक्का। और परसों नरसों भी शायद वो एक जॉब है, उसके लिए इंटरव्यू के शायद जाना पड़ेगा। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। कैरी ऑन बेटा, ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू सर। ठीक है बेटा, फिर कल 9 बजे हमारा होगा लेक्चर। फाइनेंस का लेंगे या स्ट्रेटेजी का लेंगे? ठीक है। ओके सर। ओके सर। हाँ बेटा, ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू सर जी। हाँ हाँ हाँ। सब लॉग आउट करो बेटा, लीव करो पेज को। ओके सर।